नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूं जीएसटी R9 की टेबल 8। जी हां दोस्तों, टेबल 8A एंड 8C में जो डिफरेंस आ रहा है उसका ट्रीटमेंट हम जीएसटी R9 में किस तरीके से करेंगे। जी हां दोस्तों, इस टॉपिक पर हमने पहले वीडियो बनाया था और आपको हमने बताया था कि आपको टेबल 8C में किस तरीके से अमाउंट को शो करना है और इसकी वजह से टेबल 8D में डिफरेंस भी आ रहा था। फिर भी मैंने आपको बताया कि आपका जीएसटी R9 गलत नहीं होगा, आपको इसी तरीके से जीएसटी R9 फाइल करना है। लेकिन उस वीडियो पर कुछ लोगों को सहमति हुई, कुछ लोग सहमत हुए जो मैंने बताया, और कुछ लोगों ने उससे सहमत नहीं हुए। उन्होंने कहा सर, इस तरीके का ट्रीटमेंट तो आपने जीएसटी नोटिस का बुलावा देने वाला है, इस तरीके से ट्रीटमेंट करेंगे तो जीएसटी का नोटिस पक्का आएगा। लेकिन दोस्तों, हमें टेबल 8D के डिफरेंस को नहीं देखना है। मैंने कई बार बोला है कि जीएसटी R9 में कुछ ऐसी सिचुएशन हैं कि आप टेबल 8D के डिफरेंस से बच नहीं सकते। हाँ, टेबल 8D में डिफरेंस आ रहा है, लेकिन आपकी वर्किंग, आपका बुक्स आप अकाउंट बिल्कुल सही है, आप प्रॉपर तरीके से सही तरीके से काम कर रहे हो, डिफरेंस आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। बहुत ज्यादा होगा, नोटिस आएगा और आप उसका जवाब दे पाएंगे। लेकिन जो चीज मैंने आपको बताई थी सेम अभी 9 दिसंबर को, ये देखिए मैंने आपके सामने ओपन कर रखा है, जीएसटी की तरफ से एडवाइजरी भी आ गया है। क्या एडवाइजरी? वही टेबल 8A एंड 8C में जो डिफरेंस है, और इन्होंने बताया है क्या, किस तरीके से आपको रिपोर्टिंग करना है। जो चीज मैंने एग्जाम्पल में आपको बताया था, मैं एडवाइजरी बता रहा हूं, सेम जीएसटी वाले ने क्या बताया है। जैसे मान लीजिए, जो टेबल 8C में हम शो करते हैं, दो तरीके का है। पहला केस क्या है, आईटीसी आपके जीएसटी R2B में आ गया है, लेकिन आपने 23-24 में उसको क्लेम नहीं किया है। तो अगर आईटीसी 2B में आया है तो टेबल 8A में जीएसटी R2B से अमाउंट आ जाएगा। मान लीजिए 1,10,000 आ गया है, आपने 23-24 में सिर्फ 1 लाख क्लेम किया है, 10,000 आपने नेक्स्ट फाइनेंशियल यानी कि 24-25 में क्लेम किया है, तो आपने 10,000 टेबल 8C में दिखा दिया और टेबल 13 में दिखा दिया। यहां कोई डिफरेंस नहीं, तो बिल्कुल सिंपल सी बात है। मेन मुद्दा जो डिफरेंस वाला है यहां, अब मान लीजिए आपने मार्च में कुछ परचेज किया, ओके, और आपके पास मार्च में गुड्स भी रिसीव हो गया, इनवॉइस भी आ गई, तो मार्च मंथ में ही आप उस इनवॉइस की एंट्री अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में दिखाओगे और उसकी आईटीसी 20,000 है। तो आपके बुक्स ऑफ अकाउंट में मार्च मंथ में ही 20,000 की आईटीसी है, आपको 20,000 का क्लेम करना है, आपको गुड्स भी रिसीव हो गया है। लेकिन आपके सप्लायर ने मार्च का R1 फाइल ही नहीं किया। जब R1 नहीं फाइल हुआ तो आपके 2B में आएगा नहीं, यानी कि 23-24 के मार्च के 2B में नहीं आया, 23-24 के 2B में नहीं आया। उसने मान लीजिए अप्रैल मंथ में, मई मंथ में फाइल कर दिया, तो जब वो उसने अप्रैल मंथ में फाइल किया तो 24-25 के अप्रैल के 2B में जाएगा, और वह आईटीसी आपके जीएसटी R9 के टेबल 8A में नहीं आएगा। पहले था, क्योंकि पहले यहां डाटा आता था जीएसटी R2A से। अगर जीएसटी R2A से आता था तो जो उसने मार्च की इनवॉइस को अप्रैल में दिखाया वह भी यहां आ जाता, लेकिन अभी कहां से आ रहा है, जीएसटी R2B से आ रहा है। तो जीएसटी R2B से आ रहा तो मार्च तक का जितनी आपका R1 फाइल हुआ आपके सप्लायर ने किया है वही आएगा, 2B से आ रहा है। अब जो आपकी मार्च की इनवॉइस थी, आपके सप्लायर ने अप्रैल में R1 फाइल किया है, वह तो यहाँ 23-24 के टेबल 8A में नहीं आएगा, वह तो 24-25 में जाएगा। तो क्या उस आईटीसी को आप नहीं क्लेम करोगे? हाँ, आप क्लेम नहीं करोगे, 3B में नहीं क्लेम करोगे क्योंकि आपके 2B में नहीं आया। लेकिन अप्रैल मंथ में उसने फाइल कर दिया, मई मंथ में फाइल कर दिया, तो आप उसको 24-25 में तो क्लेम किए हो, लेकिन 23-24 के जीएसटी R9 में आपको उसको दिखाना पड़ेगा। कहां दिखाओगे? ये जीएसटी R9 का जो टेबल 8C है यहां पर दिखाना है। ये देखिए टेबल 8C, यहां क्या दिखाना है, आईटीसी ऑन इनवॉइस सप्लाई रिसीव ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर बट अवेल्ड इन नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। अब मार्च में आपने एंट्री कर लिया,
आपके बुक्स ऑफ अकाउंट में मार्च मंथ में आईटीसी आ गया, लेकिन आपके सप्लायर ने फाइल नहीं किया, तो आप उसको 24-25 में क्लेम करोगे और वह अमाउंट आपके टेबल 8A में नहीं आएगा, लेकिन उस अमाउंट को आपको टेबल C में दिखाना है। अब यहाँ बात यही आ रही है कि मान लीजिए कि 20,000 का आईटीसी था, अब 20,000 आईटीसी टेबल 8A में नहीं आया, 2B से नहीं आया क्योंकि फाइल नहीं किया आपके सप्लायर ने। अब उस 20,000 को आपको टेबल 8C में दिखाना है ना जी। जब आप टेबल 8C में उसको दिखाओगे तो यहाँ टेबल 8D में 20,000 का डिफरेंस आ जाएगा। तो क्या ये डिफरेंस गलत है? रिपोर्टिंग ही इसी तरीके से करना था और इस अमाउंट को आपने टेबल 8C में दिखा दिया और यहाँ आप टेबल 13 में भी इसको दिखा दो। लेकिन कुछ लोगों का मानना कि यह गलत है, जो ये तरीके का मैंने बताया था इसको गलत है। और एडवाइजरी में जीएसटी ने यही बोला है। देखिए, मान लीजिए आपका 23-24 का इनवॉइस है, आपके पास आ गया, लेकिन आपके सप्लायर ने मार्च में अपना जीएसटी R1 नहीं फाइल किया, उसने अप्रैल मंथ में फाइल किया, तो आप उस आईटीसी को 24-25 में क्लेम करोगे। लेकिन आपको रिपोर्टिंग जीएसटी R9 में किस तरीके से करना है, इन्होंने ये बताया है, टैक्स पेयर शैल रिपोर्ट सच आईटीसी इन टेबल 8C एंड इन टेबल 13 एज दिस इज द आईटीसी ऑफ फाइनेंशियल ईयर 23-24। यही रास्ता बताया कि आपको उस आईटीसी को टेबल 8C में दिखा देना है और 13 में दिखा देना है। हाँ, जब आप टेबल 8C में दिखाओगे तो इस तरीके से डिफरेंस आ जाएगा, लेकिन यह गलत नहीं है, रास्ता ही यही है। आपने कुछ गलत नहीं किया है, रास्ता यही है। एक तरीका यह है जो कि एडवाइजरी में भी जीएसटी ने ये बोला है और हमने अपने वीडियो में भी इस तरीके से बताया था कि आपको इसी तरीके से रिपोर्टिंग करनी है। लेकिन कुछ लोगों का इससे डिसएग्री हुए, उन्होंने कहा ये गलत है, ये तो नोटिस को बुलावा देने वाला है। उन्होंने कुछ और विकल्प निकाले और वह विकल्प क्या है, उन्होंने क्या बोला कि इस अमाउंट को, जो एग्जाम्पल में 20,000 है, इस 20,000 अमाउंट को हम टेबल 8C में नहीं दिखाएंगे। ठीक है, टेबल 8C में नहीं दिखाएंगे, टेबल 13 में दिखा देंगे। भाई देखो, टेबल 13 में जो आपने दिखाया, टेबल 8C में दिखाना मैंडेटरी है, 13 में ना दिखाओ चल जाएगा, लेकिन टेबल 8C में तो दिखाना ही है। आप क्या कर रहे हो, इस 20,000 को आपने 13 में दिखा दिया, लेकिन टेबल 8C में नहीं दिखाया, जबकि 23-24 की आईटीसी आपकी है, आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट में है। जो आईटीसी आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट में है 23-24 के फाइनेंशियल ईयर में, आपने भले ही नेक्स्ट ईयर में क्लेम किया, लेकिन उस आईटीसी को आपको टेबल C में दिखाना है। लेकिन आपने क्या किया, डिफरेंस से बचने के लिए टेबल 8C में उस अमाउंट को नहीं दिखाया, टेबल 13 में दिखा दिया। अब यहां भी तो दिक्कत है, डिपार्टमेंट देखेगा कि आपने 13 में दिखाया, 8C में नहीं दिखाया, तो ये क्यों डिफरेंस आ रहा है, आपने 13 में दिखा दिया, 8C में दिखाया, ये भी तो दिक्कत वाली बात है। चलो ठीक है। और दूसरा ऑप्शन लोग क्या बोलते हैं कि इस अमाउंट को ना हम टेबल 8C में दिखाएंगे और ना टेबल 13 में दिखाएंगे, डिफरेंस आएगा ही नहीं। भैया लेकिन दिखाओगे क्यों नहीं, यहाँ जीएसटी R9 क्या बोल रहा है कि आपको टेबल 8C में ITC inward supply received during the financial year but availed in next financial, आपको उस फाइनेंशियल ईयर में जो ITC रिसीव हुआ है, आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट में है, आपको गुड्स रिसीव हो गया है, आपकी ITC आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट में है, तो उस अमाउंट को आपको टेबल C में दिखाना है ना। भले आपने 24-25 में उसको क्लेम किया है, तो यहां ना दिखाओ, 13 में दिखाओ, ये भी तो गलत है, ये भी तो रूल के खिलाफ है। तो जो इसका रास्ता है, सही रास्ता तो यही है कि आप उसको टेबल 8C में दिखा दो और टेबल 13 में दिखा दो। डिफरेंस भले यहां आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, आपने कोई गलत थोड़ी किया है, जो रूल है और एडवाइजरी में भी यही बताया गया है। दोस्तों, आप लोग बताना कि कौन सा विकल्प सही है, जो डिफरेंस वाला आ रहा है, जिस तरीके से जीएसटी ने एडवाइजरी दिया है, और मैंने पहले भी एडवाइजरी से पहले ही बताया था कि इसी तरीके से रिपोर्टिंग करना है, और एडवाइजरी में भी जीएसटी वालों ने यही बताया कि रिपोर्टिंग इसी तरीके से करना है। अब आप लोग बताओ कि आपको ये वाला तरीका सही लग रहा है, जो डिफरेंस आ रहा है, जो प्रॉपर तरीके से रूल के हिसाब से चलना है, या आपको टेबल 13 में दिखा देना है, C में नहीं दिखाना है, या C में भी नहीं दिखाना है, 13 में भी नहीं दिखाना। क्यों? क्योंकि आप इस डिफरेंस से बचना चाह रहे हो। तो दोस्तों, आप बताना आपको किस तरीके से वर्किंग करना है। मैंने आपके सामने तीनों ऑप्शन डिस्कस किया, लेकिन जो मैं
पहले भी डिस्कस किया था और अब भी जो मेरा मानना है कि ये वाला ऑप्शन सही है कि आप टेबल सी में दिखाओ और टेबल 13 में दिखाओ। इसकी वर्किंग कर लो, बुक्स ऑफ अकाउंट का स्टेटमेंट आपके पास है, वर्क करके रखो, डिफरेंस आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। अगर नोटिस आता भी है तो कोई दिक्कत नहीं, आप बिल्कुल बिंदास उसका जवाब दे दोगे, आप बिल्कुल गलत नहीं किए हो, आपका GSTR9 बिल्कुल गलत नहीं है। तो दोस्तों इस वीडियो के बारे में बताना आप लोगों का क्या रिस्पॉन्स है। नमस्कार, धन्यवाद।